प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का स्वागत है। आज अपन आपके जो संस्थान के द्वारा जो तैयार किए गए जो मॉडल पेपर थे, उस मॉडल पेपर के सेकंड पेपर की अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की। और उम्मीद करता हूं कि आपने जो फर्स्ट जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपने कर लिया होगा, आपने तैयार भी कर लिया होगा। आज अपन बात करेंगे सेकंड मॉडल पेपर की। तो अपन सेकंड मॉडल पेपर की बढ़ते हैं आगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है, उसमें अध्ययन किसका किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंदर अध्ययन की अपन बात करें तो पोमोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है फलों का। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। यानी फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और पोमोलॉजी आपको अगर ये पूछ लिया जाए ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये भाषा का शब्द कौन सा होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। लेकिन आपका ये जो पोमोलॉजी जो शब्द है, कौन सा शब्द? पोमोलॉजी शब्द है। इस शब्द को अपन विच्छेद करें तो ये दो भागों में बढ़ता है। एक तो पोमो और दूसरा कौन सा आपका? लॉजी। पोमो जो शब्द होता है वो तो होता है किसका? लैटिन का। और आपका जो लॉजी शब्द होता है वो कौन सी भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब जो आपका पोमोलॉजी जो शब्द होता है वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दो भाषा के शब्द कौन से? एक तो आपका कौन सा होगा? लैटिन का। और दूसरा कौन सा होता है? ग्रीक का। लेकिन जब ये पोमोलॉजी शब्द जुड़ता है तो ये पोमोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो आप पोमोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी का जनक का आपको पूछ लिया जाए कि जनक किसको कहते हैं, तो जनक कहा जाता है किसको? डॉक्टर के.एल. चड्ढा को आपके पोमोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वही अपन बात करें तो फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वैसे ही अपन कहें कि सब्जियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो जो ओलेरी जो कल्चर होता है उस ओलेरी कल्चर के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि बाग लगाने के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। जो अपन बगीचे लगाते हैं किसी भी फलों का, तो उनके लिए अपन सिंचाई की कौन सी पद्धति का या किस मेथड का अपन उपयोग करते हैं। तो देखें तो एक तो आती है प्रवाह विधि, एक आती है आपकी कौन सी? ड्रिप विधि, एक आती है आपकी नालियां, और एक आता है आपका रिंग विधि जिसको अपन वलय विधि के रूप में मानते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त विधि पूछ रहा है तो बगीचे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? ड्रिप विधि मानी जाती है। लेकिन सतही जो सिंचाई होती है, सतही सिंचाई जैसे खुले के अंदर पानी देते हैं, तो वैसे अपन देखें तो रिंग विधि पे अपन बगीचे लगाने के लिए काम लेते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है इरिगेशन का बगीचे के लिए, तो वो कौन सा माना जाता है? आपका ड्रिप विधि। ड्रिप विधि को अपन बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। कौन सी सिंचाई कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई विधि भी अपन उसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है वो कहां से आई हुई है? इजराइल से आई है। कहां से आई हुई है? इजराइल से आई हुई विधि है। आपकी जो बूंद बूंद विधि है इसका अपन देखें कि मेथड दिया किसने था, तो ये जो सिमका ब्लास्ट नामक जो वैज्ञानिक है, कौन सा वैज्ञानिक? सिमका ब्लास्ट जो वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक के द्वारा ये मेथड है वो दिया गया था, बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो ड्रिप पद्धति का अपन किस में उपयोग करते हैं? बगीचे लगाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आता है आपका हमारे देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है जो उपयोग करने से पहले क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी ऐसे जो फल व जो सब्जियां होती हैं जिनका अपन उपयोग भी नहीं करते और फिर भी वो क्या होता है? उपयोग से पहले क्या हो जाते हैं? वो खराब हो जाते हैं। वो कितना जो टोटल प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर, तो भारत के टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत भाग है जो फल व सब्जियों का जो उपयोग करने से पहले खराब हो जाता है, जो खेतों के अंदर खराब होता है, वो कितना होता है? आपका 25 से 30% जो फल व सब्जियां हैं जो बिना उपयोग किए क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। खराब क्यों होती हैं? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होते हैं, कोई भी जो फल व सब्जियां उनमें आवश्यकता से ज्यादा नमी होती है, नमी होने के कारण क्या हो जाती हैं? वो फल व सब्जियां खराब हो जाती हैं। और खराब होती हैं तो अपन ये कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उस टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत भाग है जो हमारे देश में खराब होती है, वो है आपके 25 से 30। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल जो सब्जियां होती हैं, टोटल जो सब्जियां होती हैं, उस टोटल सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग है जो परिरक्षण के लिए अपन काम में लेते हैं। तो परिरक्षण के लिए भारत के अंदर 2% भाग होता है। आपकी जैसे 12th जो एनसीईआरटी जो बुक के अनुसार अपन देखें तो 2% भाग है जो फल व जो सब्जियों का परिरक्षण के लिए अपन काम में लेते हैं। लेकिन खराब कितना होता है? आपका 25 से 30% भाग क्या हो जाता है? खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें कि पैक्टीन
परीक्षण किया जाता है। पेक्टिन जो युक्त जो फल होते हैं उनमें पेक्टिन का जो परीक्षण है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। जैसे अपन जेली बनाते हैं तो जेली बनाने के लिए कौन से फलों का उपयोग करते हैं, पेक्टिन फलों का, या जो पेक्टिन युक्त जो फल होते हैं उन फलों का उपयोग करते हैं। और पेक्टिन की मात्रा के आधार पर ही अपन जेली के अंदर किसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं, चीनी की मात्रा का निर्धारण करते हैं। किसकी मात्रा का, चीनी। जो भी चीनी की अपन मात्रा जेली के अंदर काम में लेते हैं वो किसकी मात्रा के ऊपर निर्भर होता है, पेक्टिन की मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अपन को जेली बनाने से पहले उसमें पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करना पड़ता है। अब ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जेल मीटर होता है, उसका उपयोग अपन क्या करते हैं, आपकी पेक्टिन की मात्रा का पता लगाते हैं। अब पेक्टिन होता है या पेक्टिन युक्त फल की बात करें, जैसे आपका अमरूद होता है, अमरूद के अंदर क्या होता है, पेक्टिन होता है। और सबसे अपन देखें सर्वश्रेष्ठ जो जेली बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, आपके अमरूद के फलों की बनाई जाती है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, जेली मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो क्वेश्चन आता है कि टमाटर सॉस में परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग किया जाता है, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जो टमाटर से जो सॉस या जो अपन क्या करते हैं केचप जो तैयार करते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए, किसको परिरक्षित करने के लिए, इनको परिरक्षण करने के लिए, इनको परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इनको परिरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, सोडियम बेंजोइड का। इसका उपयोग करते हैं सोडियम बेंजोइड। वैसे परिरक्षण जो रासायन होते हैं वो रासायन होते हैं दो कौन से, एक तो आता है आपका कौन सा, केएमएस। केएमएस किसको कहते हैं, आपके पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है उसको बोलते हैं केएमएस। एक आता है आपका कौन सा, सोडियम बेंजोइड। कौन सा आता है, सोडियम बेंजोइड आता है, ठीक है। और ये दोनों रसायन क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब आपका जो पोटेशियम मेटाबाई जो सल्फाइड है इसका उपयोग तो करते हैं जो रंगहीन जो खाद्य पदार्थ होते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ, जो रंगहीन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम जो बेंजोइड होता है उसका जो रंग युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपका जो टमाटर सॉस या केचप होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ये रंग युक्त खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ रंग युक्त होने के कारण इसको परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, सोडियम बेंजोइड का उपयोग करते हैं। इसलिए अपना आंसर कौन सा होगा, सोडियम बेंजोइड। अगर ये पूछता जैसे रंगहीन खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किस रासायन का परिरक्षित उपयोग किया जाता है तो आपका आंसर कौन सा आता, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। लेकिन रंग युक्त होने के कारण आपका आंसर कौन सा होगा, सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंवले में पुष्पन का समय है, आंवले में पुष्प है या जो फूल होते हैं वो कब आते हैं, तो आंवले के अंदर पुष्प आते हैं आपके कौन से, मार्च और अप्रैल के। देखिएगा आपका जो आंवला है उस आंवले में जो पुष्पन होता है या फूल हैं वो आते हैं बसंत ऋतु में। कब आते हैं, बसंत ऋतु के अंदर आते हैं। बसंत ऋतु की अपन बात करें तो आपके मार्च अप्रैल में। कब आते हैं, मार्च अप्रैल में। अब मार्च अप्रैल के अंदर ये फूल आते हैं तो फूल आते कैसे हैं, आपका जो आंवला होता है इसमें जो फूल हैं वो फूल जैसे ये मानो कि आंवले की शाखा है, क्या है, आंवले की शाखा। इसकी ऊपरी जो सतह होती है उस ऊपरी सतह पर तो आते हैं मादा पुष्प। कौन से पुष्प आते हैं, मादा पुष्प। और जो निचली जो सतह होती है शाखा की उस निचली सतह पर कौन से आते हैं, नर पुष्प आते हैं। कौन से पुष्प आते हैं, नर पुष्प। यानी आंवले के पौधे के अंदर एक पुष्प के अंदर नर और मादा नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, जो शाखा होती है उसकी ऊपरी सतह पर तो मादा पुष्प होंगे और निचली सतह पर कौन से होते हैं, नर पुष्प होते हैं। यानी नर और जो मादा पुष्प होते हैं वो आते तो एक ही पौधे पर हैं लेकिन होते क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या है, एक ही पादप पर होने के कारण कहते तो इसको मोनोसियस है। क्या कहते हैं, मोनोसिस कहते हैं। अब नर पुष्प पूछ लिया जाए कि आंवले में नर पुष्प शाखा की कौन सी सतह पर, निचली सतह पर, और मादा पुष्प कौन से आते हैं, ऊपरी सतह पर। जैसे ही इसमें पुष्प आते हैं, पुष्प आने के बाद में इसमें क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया होने के बाद में इसमें किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक का निर्माण होते ही ये क्या होता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। कौन सी अवस्था में चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और सुषुप्त अवस्था में चलने के बाद
आपके आंवले के फल के अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी जुलाई अगस्त के अंदर, कब, जुलाई अगस्त के अंदर क्या प्रारंभ होती है, वर्षा प्रारंभ होती है, और वर्षा प्रारंभ होने के बाद आंवले के जो फल होते हैं उन फलों के अंदर क्या होती है, वृद्धि प्रारंभ होती है। क्या होती है, वृद्धि करना क्या करते हैं, प्रारंभ। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त में जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, प्रारंभ होने के बाद आपके आंवलों के फल के अंदर जो सुसुप्त अवस्था है, जो डोरमेंस थी, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद में क्या होता है, आपके आंवले के जो फल हैं वो वृद्धि करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो टूटती कब है, तो जुलाई अगस्त माह में या वर्षा ऋतु में। उसके बाद वृद्धि करते हैं तो आपके जो आंवले के जो फल होते हैं वो नवंबर और आपके जो दिसंबर है उस माह के अंदर आपके जो फल हैं वो पककर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो आंवले के जो फूल होते हैं वो कब आते हैं, बसंत ऋतु या आपके मार्च अप्रैल के अंदर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा फल है जिसके फल के अंदर सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, वो फल कौन सा होगा, आपका आंवले का जो फल है उसके फल के अंदर क्या पाई जाती है, डोरमेंसी पाई जाती है, सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। अब पाई कैसे जाती है, जैसे निषेचन क्रिया पूर्ण होती है, पूर्ण होते ही जैसे युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक क्या होता है, डोरमेंसी या फल डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद उसके फल में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। जैसे ही उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद उसमें सुसुप्त अवस्था टूटती है, टूटने के बाद में क्या होता है, आंवले के फलों में वृद्धि होना प्रारंभ होती है। इसी प्रकार से अपन चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो आम का जो व्यवसायिक जो प्रसारण है वो कौन सी विधि से करते हैं, बीज के द्वारा या गुट्टी दाब होता है उसके द्वारा, कलम के द्वारा या उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो व्यवसायिक जो विधि है वो अपन पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर आपका आएगा कौन सा, बीज। अगर अपन व्यवसायिक तरीके से अपन देखें तो आंवले का जो आम का जो पादप है उस पादप के अंदर प्रसारण या परिवर्धन होता है। परिवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है कौन सी, आपकी ग्राफ्टिंग। कौन सी मानी जाती है, ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के अंदर भी कौन सी, आपकी जो वीनियर जो ग्राफ्टिंग होती है वो वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है, आपके आम के प्रवर्धन के लिए या कॉमर्शियल प्रवर्धन के लिए, व्यवसायिक प्रसारण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अपना आंसर कौन सा आएगा, आपका बीज आता है। लेकिन व्यवसायिक या सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली आम के प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि काम ली जाती है, वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। इसके अलावा जैसे आपका जो मर्दूरोमिल जो ग्राफ्टिंग मेथड होता है वो भी अपन इसके अंदर काम लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि कौन सी होगी, आपकी वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट आता है कि पपीता में जो पर्णकुंचन विषाणु जनित जो रोग होता है, यानी वायरस के द्वारा जो रोग होता है, वो निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है, यानी किसके द्वारा वो फैलता है। यानी आपका जो पपीता है उस पपीता के अंदर ये जो पर्णकुंचन रोग होगा, वो पर्णकुंचन रोग है वो होता तो किसके द्वारा है, वो होगा तो किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, वायरस। और जितने भी कोई भी पादप हो, चाहे आपकी क्रॉप हो, कोई भी फ्रूट्स वाले प्लांट हो, जो वेजिटेबल हो, उनमें वायरल जो डिजीज होती है, वायरस के द्वारा जो रोग होगा उसको फैलाने का जो काम है, इसका काम फैलाने का जो काम है वो काम कौन करते हैं, कीट करते हैं। और जो फैलाता है उसको अपन कहते हैं क्या, रोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग वाहक। क्या कहा जाता है उसको, रोग वाहक अपन उसको कहा जाता है। ठीक है, रोग वाहक का मतलब क्या होगा, उसको रोग को फैलाने वाले। अब आपकी बात आती है कि पपीता में जो पर्णकुंचन होता है वो वायरस के द्वारा तो होता है, लेकिन उसको फैलाने वाला कीट कौन सा है, तो पपीता के अंदर है उस पर्णकुंचन रोग को फैलाने का काम कौन करता है, सफेद मक्खी। अगर ये रोग होता है पपीता के अंदर तो पपीता की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण उस पपीता की जो जो पत्ती के अंदर जो सिराएं होती हैं वो सिराएं क्या होने लग जाती हैं, पीली, और हल्का जो पत्तियां हैं वो पीली होकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, पहले नुमा करती कि वो दिखाई देती है। उस रोग को अपन कहते हैं क्या, पर्णकुंचन रोग, जो वायरस के द्वारा होगा और फैलाने का काम कौन करता है, उसको सफेद मक्खी। अब जितने भी वायरस जनित जो रोग होते हैं उनकी अपन रोकथाम देखें, अगर अपन इसकी रोकथाम देखें तो रोकथाम करने के लिए किसी भी वायरस नाशी रसायन का अपन उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वायरस नाशी का आज तक निर्माण ही नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, इस वायरस जनित रोग को फैलाता कौन है, कीट, और कीट को ही अपन क्या करते हैं, नष्ट कर दिया जाए तो वायरस जनित जो रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैलते नहीं है। अब इनको रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। आपके पर्णकुंचन रोग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, इमिडा जो क्लोपिड नामक जो कीटनाशी आती है उसका अपन क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इमिडाक्लोपिड नामक जो कीटनाशी आता है उसका अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं आपके पपीता में पर्णकुंचन रोग की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? जैसे आपका कलम होता है, कलम क्या होता है, पादप की जो मात्रक जो शाखाएं होती हैं उस शाखाओं को क्या करते हैं, पौधे से अलग करते हैं, और अलग करके अपन क्या करते हैं, मृदा में रोपित, और रोपित करने के बाद में क्या करते हैं, एक नया पौधा उससे तैयार करते हैं। तो आपने जो कलम है उस कलम को तो मृदा में रोपित कर दिया, अब उसमें क्या करते हैं, जल्दी या जड़ उत्पन्न करने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाए? तो कलम है, उस कलम में शीघ्र जड़ निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, शीघ्र जड़ निर्माण के लिए किसका उपयोग करें, जिब्रेलिक GA3 का। IA का पूरा नाम होता है इंडोल एसेटिक एसिड, इंडोल एसेटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका IBA का पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA। और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा ऑप्शन, काइनेटिन। तो जड़ उत्पन्न करने के लिए अपन उपयोग काम में लेते हैं IBA का उपयोग। इसका उपयोग करते हैं तो कलम अपन लगाते हैं, कलम होती क्या है, पौधे की शाखा को अपन क्या करते हैं, मात्र पौधे से अलग करते हैं, अलग करने के बाद रोपित करते हैं। तो मृदा में रोपित करने के बाद जो भाग आप मृदा में रोपित करते हो उस भाग को अपन क्या करते हैं, IBA से उपचारित करते हैं, और उपचारित करने के बाद उसको अपन क्या करते हैं, मृदा में रोपित करते हैं, जिससे क्या है, उस कलम में शीघ्र क्या होता है, जड़ों का निर्माण हो जाता है। और IBA का पूरा नाम पूछा जाए तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और IA का पूरा नाम होता है इंडोल एसेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, नींबू में फलों को गिरने से रोकता है, नींबू में फलों को गिरने से रोकता है 2,4-D, एक आपका IAA, एक आपका IBA, और एक होता है आपका सेरेडेक्स। अभी अपन ने बात की लास्ट क्वेश्चन में, IAA का पूरा नाम होता है इंडोल एसेटिक एसिड, और आपका IBA का पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अपन देखो जो आपका 2,4-D आपको दिख रहा है ऑप्शन, 2,4-D क्या है, एक खरपतवारनाशी होता है। क्या होता है, खरपतवार नाशी होता है, मतलब जो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो रसायन अपन काम में लेते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, खरपतवार नाशी। 2,4-D का आपको पूछा जाए कि पूरा नाम क्या होता है, तो 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड। क्या होता है, 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड। 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी है, लेकिन जब 2,4-D का निर्माण किया गया था तभी इसको हार्मोन के रूप में इसको यूज किया जाता था। तो आपका ये 2,4-D है, ये क्या है, सांद्रता के आधार पर काम करता है। कैसे, अगर इसकी मात्रा 20 ppm से अपन कम ले, क्या ले, 20 ppm से कम लेंगे तो किसका काम करेगा, हार्मोन का काम करेगा। और अगर इसकी मात्रा क्या काम में ले, 20 ppm से अधिक काम में ले, और अधिक काम में ले तो ये किसका काम करेगा, खरपतवारनाशी का। किसका काम करेगा, खरपतवारनाशी का काम में करता है। तो 20 ppm से कम मात्रा काम में ली जाएगी तो आपका 2,4-D काम करेगा हार्मोन का, और 2,4-D की मात्रा अगर 20 ppm से अधिक काम में ली जाएगी तो ये काम करेगा किसका, खरपतवारनाशी का काम में करता है। इसलिए 2,4-D का उपयोग नींबू में फलों को गिरने से भी काम में लिया जाता है, गिरने से रोकने में। जैसे आपके जो फल हैं, फूल आते हैं, फूल भी झड़ते हैं, ठीक है, और फूल से फल बनने के बाद में वो भी क्या है, पूर्ण आकार या परिपक्व नहीं होते, उससे पहले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको गिरने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, 2,4-D का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपन ऑक्सीजन हार्मोन के जैसे नेफेथिलिक एसिटिक एसिड होता है, जैसे आपका NAA है, उसका भी अपन उपयोग करते हैं, लेकिन अपने ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, 2,4-D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा होता है? भारत में आम होता है, चीकू होता है,
केला होता है, अनार होता है। देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछता, यानी भारत में ऐसा कौन सा फल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो वो तो आता है कौन सा, आम। लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा होता है, वो पैदा होने वाला फल कौन सा, आपका केला। यानी भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है फलों में सबसे ज्यादा किसका होता है, केले का। और सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कौन सा होता है, आपका आम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला जो छोटा नागपुर कहलाता है, कौन सा कहलाता है, छोटा नागपुर। देखिएगा भारत है, भारत में सर्वश्रेष्ठ या उत्पादन की अपन बात करें तो संतरा का जो उत्पादन है वो होता है आपके नागपुर महाराष्ट्र में। कहां होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है। यानी नागपुर महाराष्ट्र के जो संतरा है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। वैसे ही अपने राजस्थान के अपन देखें, कहां देखें, राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर जो संतरा का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो होता है कहां पर, आपका झालावाड़। और झालावाड़ के संतरा क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसलिए ना भारत में तो कहां नागपुर महाराष्ट्र और राजस्थान में कहां झालावाड़। इस आधार पर अपन के झालावाड़ जिले को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर, या राजस्थान का जो नागपुर है वो किसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। इसको कहते हैं राजस्थान का नागपुर, या जो छोटा नागपुर है वो किसको कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट आता है कि विषाणु रहित पौधे कौन से प्रवर्धन विधि से तैयार करते हैं, कलम के द्वारा तैयार करते हैं, दाब कलम के द्वारा तैयार करते हैं, उपरोपण के द्वारा तैयार करते हैं। उत्तक संवर्धन विषाणु रहित पौधे तैयार करने के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्धन की कौन सी विधि मानी जाती है, तो वो मानी जाती है आपकी टिश्यू कल्चर, या उत्तक जो संवर्धन होती है, एक से आवश्यकता से अधिक पौधे तैयार करने का मेथड भी उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर माना जाता है। पादप की एक जीवित कोशिका जो एक क्या है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, एक से अधिक पौधे अपन तैयार कर सकते हैं, या एक जीवित पौधा तैयार करने की जो क्षमता रखती है उसको टोटियोपोटेंसी भी कहा जाता है। तो जो उत्तक संवर्धन जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा अपन क्या है, पादप की विषाणु रहित पौधे पे अपन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट देखिएगा, फल वृक्षों के लिए भूमि में गहराई होनी चाहिए। जहां आप पौधा लगाते हो, कोई भी पौधा लगाते हो, तो उस मृदा के अंदर जो कठोर परत है, वो कठोर परत है वो कितनी गहराई तक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपकी मृदा है उसकी जो गहराई है उस तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी पौधा लगाते हो तो उसकी 2 मीटर गहराई तक किसी भी प्रकार की कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो गहरी जुताई करके आप क्या कर दो, उस कठोर परत को तोड़ दो। इसलिए किसी भी प्रकार का बगीचा लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो कठोर परत है वो 2 मीटर तक नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर तक उसकी क्या है, अच्छी गहराई होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, आपका 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से काट छांट अति आवश्यक है। कटाई छटाई तो वैसे तो सभी फल वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन सर्वाधिक जो कटाई छटाई है यानी कौन से फल के लिए आवश्यक होता है, यानी कटाई छटाई नहीं करेंगे तो फलों का उत्पादन है कम होता है उससे। अगर कटाई छटाई लगातार करते रहे, हर वर्ष करते रहे, तो उत्पादन क्या होता है, मिलता रहता है। वो आता है कौन सा, आपका बेर। बेर के अंदर क्या है, सर्वाधिक कटाई छटाई या सर्वाधिक प्रूनिंग क्रिया की अपन को क्या है, आवश्यकता, क्योंकि बेर के अंदर नई शाखाओं के अंदर फूलों का निर्माण व फलों का निर्माण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन बेर में कटाई छटाई करते कब है, बेर में कटाई छटाई करते कब है, तो 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक क्या करते हैं, अपन कटाई छटाई की क्रिया अपन करते हैं किसके अंदर, आपके बेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनार का व्यावसायिक प्रसारण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है, गुट्टी दाब के द्वारा किया जाता है, कलम के द्वारा किया जाता है, उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो आपके अनार के जो है उसका जो सर्वाधिक जो व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है वो प्रवर्धन किया जाता है आपके कलम विधि के द्वारा। जो कठोर तना कलम आता है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, आपके अनार की व्यावसायिक प्रवर्धन। वैसे तो गुट्टी के द्वारा भी होता है, लेकिन सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, कलम के द्वारा इसके अपन क्या करते हैं, पौधे तैयार करते हैं। तो आंसर होगा आपका कौन सा, कटिंग, या आपका कलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि अंगूर है, अंगूर में कौन से रोग के निदान के लिए बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया गया था, बोर्डो मिश्रण की खोज की गई है, निर्माण किया गया। एंथ्रेक्नोज है, नेक्स्ट आता है फल विगलन है, एक आता है आपका छाछा रोग, एक आता है आपका मृदु रोमिल आश्रिता रोग, जिसको आप डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। तो आपके अंगूर है, उस अंगूर में मृदु रोमिल आश्रिता जो रोग होता है जिसको डाउनी मिल्ड्यू रोग आप कहते हो, तो उस रोग की रोकथाम के लिए मिलार डेट नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने,
मिलारडेट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया था। इसका निर्माण किया था? बोर्डो मिश्रण का। अब बोर्डो मिश्रण का निर्माण करने के लिए उपयोग किसका किया गया था? तो उपयोग किया गया था किसका? पानी प्लस चूना और प्लस कौन सा आपका? कॉपर सल्फेट। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आप किसका निर्माण किया गया था? बोर्डो मिश्रण का निर्माण। और किसने किया? आपके मिलारडेट नामक वैज्ञानिक ने किया। और बोर्डो मिश्रण क्या है? एक फफूंदनाशी है। क्या होता है? फफूंदनाशी है, जो क्या करता है? फफूंद जनित रोगों की रोकथाम करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए मिलारडेट नामक वैज्ञानिक ने बोर्डो मिश्रण का क्या किया था? निर्माण। किस निर्माण करने के लिए किस किस का उपयोग किया? तो पानी, चूना और आपके कॉपर सल्फेट का उपयोग किया गया था। तो आंसर कौन सा होगा अपना? मृदु रोमिल आसिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें तो पानक का कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का मतलब पानक का जो टीएसएस है वो टीएसएस कितना होता है? तो पानक का टीएसएस कितना प्रतिशत होता है? आपके 40% टीएसएस होता है। आपका जैसे जेम की अपन बात करें, किसकी बात करें? जेली की बात करें तो जेली का टीएसएस कितना होता है? 65% होता है। वैसे अपन कहेंगे जेम का है तो जेम का कितना होता है? 68% होता है। जैसे अपन केचप की बात करें तो केचप है तो केचप का कितना होता है? 25% क्या होता है? टीएसएस होता है। तो पानक का कितना होगा आपका? 40% टीएसएस से होता है। नेक्स्ट देखें कि सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। अगर आप सब्जियों की डिब्बाबंदी कर रहे हो तो उसमें नमक का घोल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नमक के घोल का। और नमक का जो घोल होता है उस घोल को अपन क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन। और ब्राइन के अंदर नमक की सांद्रता कितनी रखते हैं? 2% रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 2%। तो सब्जियों की जो डिब्बाबंदी है उसमें तो नमक का घोल का उपयोग करेंगे। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि फलों की डिब्बाबंदी है, इसकी है? फलों की डिब्बा बंदी है। अगर फलों की डिब्बा बंदी आपको करनी है तो किसका उपयोग किया जाता है? सिरप। सिरप क्या होता है? सिरप होता है बेटा जी चीनी का घोल। इसका घोल होता है, चीनी होती है, उस चीनी का क्या होता है? घोल होता है। तो चीनी का जो घोल होता है या जो चाशनी अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरप। अब सिरप के अंदर चीनी की मात्रा कितनी लेते हैं या चीनी की सांद्रता कितनी होती है उसकी अपन बात करें तो सांद्रता की बात करें तो वो होती है 20 से लेकर 55 ब्रिक्स तक। कितनी होती है? 20 से लेकर 55 जो ब्रिक्स होती है वो ब्रिक्स अपन क्या करते हैं? चीनी की मात्रा यानी डिब्बाबंदी के अंदर काम में लेते हैं। 20 से 55 ब्रिक्स। ठीक है। और आपकी जो चीनी की जो चाशनी है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है आपकी गाढ़ी चाशनी, एक होती है आपकी मध्यम जिसको आप साधारण भी कहते हो, और एक होती है आपकी कौन सी? हल्की चाशनी। ठीक है। इसके अंदर तो अपन क्या करते हैं? जो चीनी की मात्रा लेते हैं वो कितनी? 50%। इसमें अपन 40%। और इसके अंदर अपन कितनी प्रतिशत लेते हैं? 33% चीनी की मात्रा काम में लेते हैं। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए तो उपयोग किया जाता है नमक का घोल जिसको अपन ब्राइन कहते हैं। कितनी मात्रा? 2%। फलों की डिब्बाबंदी के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? सिरप। और सिरप किसको कहते हैं? चीनी का घोल होता है उसको। और सांद्रता कितनी रखी जाती है? तो 20 से 55 ब्रिक्स तक अपन क्या करते हैं? डिब्बाबंदी में चीनी की मात्रा काम में लेते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रांति संबंधित है? यानी फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति है वो संबंधित मानी जाती है? तो हरित क्रांति। हरित क्रांति संबंधित होती है अनाज उत्पादन से। इससे? अनाज उत्पादन से। गोल क्रांति है वो किससे संबंधित होती है? आलू उत्पादन से। ठीक है। और सुनहरी क्रांति होती है उसका संबंध किससे है? फल उत्पादन बढ़ाने से। तो आंसर कौन सा होगा? आपकी सुनहरी क्रांति। इंद्रधनुषी जो क्रांति है, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए इसको सतरंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतरंगी। और इसी को रेनबो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनबो। अब ये क्या होती है? तो कृषि के क्षेत्रों में, इसके क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में विकास से संबंधित जो क्रांति होती है उसको अपन कहते हैं क्या? इंद्रधनुषी या सतरंगी क्रांति कहा
जाता है। तो कृषि के क्षेत्रों में विकास से संबंधित जो क्रांति है उसको अपन इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की, उसके बाद अपन जो सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, जो रिक्त स्थान होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो आपने किए भी होंगे पेपर। मादा अंगों के पहले परिपक्व होने को कहते हैं, यानी मादा भाग है, पुष्प होता है, उस पुष्प में मादा भाग अगर पहले परिपक्व होता है या पहले आता है फल वृक्षों में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? जैसे आपके जो पादप होते हैं, फल वृक्ष होते हैं, उनको डाइकोगेमी, डाइको, उसके आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से? एक तो होता है प्रोटो एंड्री और एक होता है बेटा जी प्रोटोगाइनी। क्या होता है प्रोटो एंड्री, एक प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री का मतलब क्या होता है? नर पुष्प का पहले परिपक्व होना और बाद में कौन? मादा भाग परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी में क्या है? मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना और बाद में किसका होना? नर का होना या नर पुष्प का होना, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। यानी आपके पुष्प में जो अंग होते हैं या लिंग होते हैं, उनके लिंग परिपक्व काल में भिन्नता पाई जाती कुछ पादपों के अंदर, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटते हैं, जैसे एक तो प्रोटो एंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री का मतलब होता है ऐसे पादप जिसमें नर पुष्प पहले आ जाते हैं और मादा पुष्प क्या आते हैं? बाद में आते हैं, उसको अपन कहते हैं प्रोटो एंड्री। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें मादा भाग पहले आ जाता है और पुष्प, नर पुष्प बाद में आता है, उसको अपन कहते हैं प्रोटोगाइनी। अब आपका क्वेश्चन है कि मादा अंगों के पहले परिपक्व होने को कहते हैं, तो प्रोटो एंड्री में तो नर पुष्प पहले आता है और प्रोटोगाइनी में मादा आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? प्रोटोगाइनी। क्या होगा? प्रोटोगाइनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अल्फांजो किसकी डैश 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 किसकी उन्नत किस्म है? तो अल्फांजो है वो आम की होती है। इसकी किस्म होती है आम की। अल्फांजो का दूसरा नाम हाफूज के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको ये आम की एक ऐसी वैरायटी जो सर्वाधिक निर्यात करने के लिए काम में भी ली जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या होने के कारण इसके पे क्या लगा दी? रोक लगा दी गई। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, उस मिशन की जो शुरुआत है वो शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, एनएचएम है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 2005 में है। तो 2005 के अंदर क्या है आपका, जो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, उस मिशन की क्या हुई थी? शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओपन और बढ़े। तो आपका ग्राफ्टिंग का ऊपरी भाग होता है। ग्राफ्टिंग की अपन बात करें, क्या करें? ग्राफ्टिंग की बात करें तो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो कौन सा होता है? संकुर शाखा। कौन सी शाखा? संकुर शाखा। एक होता है कौन सा आपका? मूल ग्रंथ। कौन सा होता है? मूल ग्रंथ। संकुर शाखा तो क्या होती है? उच्च गुणों वाली होती है। क्या होती है? उच्च गुणों वाली। कौन सी गुणों वाली? उच्च गुणों वाली। और क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। और मूल ग्रंथ क्या होता है? निम्न श्रेणी का होता है, जो क्या होता है? जड़ युक्त भाग होता है। कौन सा भाग होता है? जड़ युक्त भाग होता है। जैसे मानो कि आपका ये वाला जो भाग होता है जिसपे जड़ें होती हैं, वो तो हो गया कौन सा? मूल ग्रंथ। कौन सा होता है? मूल ग्रंथ। और इस पे अपन क्या करते हैं? अंग्रेजी का जैसे वी आकार का अपन कट लगाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? उच्च गुणों वाली संकुर शाखा जोड़ेंगे, जिसपे उल्टे वी आकार का अपन क्या करते हैं? कट लगाते हैं ऐसे। तो ये तो कौन सी होगी अपनी? संकुर शाखा। और ये अपना मूल ग्रंथ। अब इस शाखा को इसके ऊपर जोड़ना है, तो ये जैसे विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं इसी प्रकार से अपन करते हैं। ये लो को जोड़ दिया और इस भाग को अपन क्या करते हैं? पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध दिया जाता है। अब ये नीचे वाला भाग तो मूल ग्रंथ हो गया और ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? संकुर शाखा। और उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है? दो भागों से मिलकर बनी होती है, संकुर शाखा और दूसरी कौन सी? मूल ग्रंथ। तो मूल ग्रंथ और संकुर शाखा के संयुक्त भाग को अपन ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है कि ऊपरी भाग
कहलाता है? तो ऊपरी भाग तो कौन सा कहलाता है आपका? संकुर शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? संकुर शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाले से बचाव के लिए गंधक गंधक के घोल की सांद्रता, गंधक किसको अपन बोलते हैं? आपका H2SO4 होता है, उसको अपन गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। उसकी सांद्रता, आपके फसलें हैं, आपके फलवृक्ष होते हैं, उनको अगर पाले से बचाना है तो आपको गंधक के अम्ल की कितनी सांद्रता काम में लेनी पड़ती है? तो 0.1% सांद्रता है वो काम में लेनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आईबीए। आईबीए का पूरा नाम क्या होता है? आईबीए का अपन थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, जिसका उपयोग कलम में शीघ्र जड़ निर्माण के लिए अपन काम में लेते हैं। तो इसका पूरा नाम आपको पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या नाम होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसका उपयोग अपन कलम में शीघ्र जड़ निर्माण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अमरूद का वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। क्या होता है? सीडियम गुआजावा होता है, जिसका कुल क्या होता है? मिर्टेसी होता है। क्या होता है? मिर्टेसी। और इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो मेक्सिको या पेरू माना जाता है। उसमें क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो 2n बराबर 22 होती है। और इसका फल का जो प्रकार होता है, टाइप ऑफ फ्रूट्स की अपन बात करें तो सरसिया बेरी होते हैं। सरसिया बेरी क्यों होता है? क्योंकि जो ऐसे फल जिनके जो बीज गुद्दे वाले भाग में दसे हुए होते हैं, उन फलों का प्रकार क्या होता है? सरसिया बेरी होता है। ठीक है। तो आपका जो अमरूद है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआजावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टमाटर सॉस में परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। परीक्षण के रूप में टमाटर है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जो रंग युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परीक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो परीक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है इसके अंदर किसका? आपका सोडियम बेंजोएट का। इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जैम का टीएसएस होता है, जैम है उसका टीएसएस, टीएसएस का मतलब क्या होता है? कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी होती है? तो जैम के अंदर होती है कितनी? 68% क्या है आपके टीएसएस की मात्रा होती है। जेली के अंदर होती है कितनी? 65% होती है। पपीता है, पपीता जिसको वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पपाया, पपीता के पौधरोपण का अंतर कितना होता है? यानी पौधरोपण अपन करते हैं तो इसमें R/P कितना रखा जाता है? तो पपीता के अंदर R/P की रखा जाता है 2x2 मीटर होता है। ठीक है। लेकिन पपीता का जब पौधा लगाते हैं तो इसके लिए अपन गड्ढे तैयार करते हैं, और गड्ढों का आकार कितना रखा जाता है? तो 45x45x45 सेंटीमीटर आकार के क्या होते हैं? गड्ढे खोदे जाते हैं। किसके लिए? पपीता के पौधे लगाने के लिए। लेकिन उसमें R/P, रो और प्लांट डिस्टेंस की अपन बात करें तो कितनी रखी जाएगी? आपकी 2x2 मीटर रखी जाती है। ठीक है। ये थे आपके जो मॉडल पेपर जो सेकंड था उसके आंसर की अपन बात। इसी प्रकार से अपन मॉडल पेपर थर्ड की अपन बात करेंगे। आप जो भी संस्थान के द्वारा तैयार जो किए गए मॉडल पेपर हैं उन मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए, यह आपकी बोर्ड एग्जाम को जो तैयारी कर रहे हैं उसको और भी मजबूत बनाएगा। इसी प्रकार से अपन मॉडल पेपर थर्ड की भी अपन बात करेंगे। धन्यवाद।